गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछली क्लास में तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ रहे थे और तिलक के राजनीतिक विचारों की श्रेणी में मैंने आप लोगों को व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा, राज्य के प्रयोजनों के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध, स्वराज्य की धारणा, साधनों के प्रति दृष्टिकोण, यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध व राष्ट्रीय शिक्षा की। स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध व राष्ट्रीय शिक्षा तिलक का एक माध्यम था, एक साधन हम इन्हें कह सकते हैं, जिनके माध्यम से तिलक देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना चाहते थे और राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करके अंग्रेज़ों से मुक्ति चाहते थे या अपना स्वराज्य वापस लेना चाहते थे। तो हम बात कर रहे थे स्वदेशी की। स्वदेशी एक ऐसा आंदोलन था, एक ऐसा प्रभावी अस्त्र था जिसके माध्यम से हमारे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और विदेशी प्रभाव से मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी तिलक के अनुसार। इसीलिए तिलक ये चाहते थे कि जो स्वदेशी है उस स्वदेशी के माध्यम से हम भारतीयों में भारतीयता की भावना का संचार करें। स्वदेशी के विचार का आर्थिक महत्व भी था और वो इस प्रकार था कि जिस समय अंग्रेज भारत आए और भारतीयों पर उन्होंने शासन करना शुरू किया, तो शासन करना शुरू करने के साथ ही उन्होंने क्या किया, भारतीय जो कुटीर उद्योग धंधे थे, छोटे छोटे पैमाने पर जो उद्योग चला करते थे, जिनसे लोगों को आय होती थी और वो अपना जीवन यापन करते थे, वो उद्योग धंधे बंद हो गए और उनका स्थान ब्रिटेन से आने वाली मशीनीकृत सामान ने ले लिया। और ब्रिटेन से आने वाला जो मशीनीकृत सामान था वो महंगा होते हुए भी भारतीयों को अपनाना पड़ता था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से लगभग नष्ट हो चुकी थी। तो स्वदेशी एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से भारतीयों में संगठन की भावना का संचार किया जा सकता था। और धीरे धीरे जब लोगों ने स्वदेशी को अपनाना शुरू किया, स्वदेशी को अपनाया और विदेशी जो चीज़ें थी उनका बहिष्कार करना प्रारंभ किया, तो उससे जो स्वदेशी था उस स्वदेशी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक ज़बरदस्त गति दी और उससे ये हुआ कि अंग्रेज़ों के एक भय पैदा हो गया और जो परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिली। स्वदेशी को अपनाने का जो कारण था उसको तिलक दो बातों पर बल देते हैं। उसमें वे कहते हैं कि देश में उस समय विद्यमान पूंजी और तकनीकी कौशल के अभाव को देखते हुए लघु और कुटीर उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए ताकि जनता में विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति का समाधान किया जा सके। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि भारतीय जनता में इस बात के लिए चेतना जागृत की जाए कि वे विदेशों में निर्मित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेश में लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को अपनाएं। उनका मत था कि स्वदेशी उत्पादन यदि गुणवत्ता में मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में हल्के भी हों तो भी हमें इन्हें अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। वे तकनीकी शिक्षा के प्रसार तथा स्वदेशी पूंजी के विस्तार के माध्यम से देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी कौशल और स्वदेशी पूंजी के आधार पर किया गया औद्योगिकरण ही देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता था। इसी के साथ तिलक ने स्वदेशी के नैतिक पक्ष को भी महत्वपूर्ण माना। उनका मत था कि स्वदेशी को अपनाने से भारतीयों में स्वाभिमान का भाव विकसित होगा और वे विदेशी निर्भरता से मुक्त हो सकेंगे। इस प्रकार स्वदेशी तिलक के लिए देश के आर्थिक पुनर्निर्माण का आंदोलन नहीं, बल्कि जनता में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना के संचार का मूल मंत्र भी था। इसी के साथ तिलक बहिष्कार का विचार उन्होंने दिया। तिलक का जो बहिष्कार का विचार था वो उनके स्वदेशी के विचार का पूरक विचार था। यह स्वदेशी की भावना का आक्रमणात्मक या आंदोलनात्मक पक्ष था और बहिष्कार के द्वारा भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तरों पर ब्रिटिश आधिपत्य से सक्रिय प्रतिरोध का भाव व्यक्त होता था। तिलक बहिष्कार के आंदोलन को केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे इसका विस्तार करके इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन को पूरी तरह ठप्प कर देना चाहते थे। उनका कहना था कि यदि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग करना बंद कर दें
तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत का शासन चला पाना असंभव हो जाएगा। क्योंकि अगर शासित आपके साथ में नहीं है, आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो शासक कुछ नहीं कर सकता। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावशाली अस्त्र मानते थे और उसकी सफलता के प्रति वे पूर्णतः आश्वस्त भी थे। उनका दृढ़ मत था कि यदि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में अपना लिया जाए तो ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के लिए हमें अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहिष्कार जो है वो एक बहुत ही प्रभावी अस्त्र है और इस बहिष्कार के प्रभावी अस्त्र से हम एक व्यापक तैयारी कर सकते हैं, एक जनमत इकट्ठा कर सकते हैं, पूरे भारत को एकत्रित कर सकते हैं और अंग्रेज़ों के प्रति आंदोलन चला सकते हैं और आंदोलन चला करके मतलब अंग्रेज़ों को भारत से वापस जाने पर मजबूर भी कर सकते हैं। वे इसके लिए जनता को मानसिक रूप से तैयार किए जाने को बहुत महत्व देते थे। निष्क्रिय प्रतिरोध का जो विचार है तिलक का, वो बहिष्कार के विचार का ही संगठित पक्ष है। निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ था शासन के संचालन में जनता द्वारा सहयोग देना बंद करना। यह बहिष्कार के विचार का ही सक्रिय राजनीतिक रूपांतरण था और तिलक की दृढ़ मान्यता थी कि शासितों के सहयोग के बिना शासन चलाया जाना असंभव है। वे ये मानते थे कि देशवासियों को शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए संगठित करना एक कठिन कार्य तो था ही, इसके द्वारा विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सफलता मिलना भी संदिग्ध था। तिलक के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध एक ऐसा उपाय था जिसके द्वारा जनता हिंसक साधनों को अपनाए बिना भी स्वराज्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी ढंग से आंदोलन कर सकती है। तिलक ने राष्ट्रीयता के विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार किया जा सकता है। तिलक के अनुसार शिक्षा का अर्थ कोरा अक्षर ज्ञान और सूचनाओं का संग्रह नहीं था। उनके अनुसार शिक्षा का माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उनमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के भाव जागृत होते हैं। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के प्रभावशाली भावनात्मक साधन के रूप में विकसित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित शिक्षा की अपेक्षा देश में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया और वे ये चाहते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा जो है वो पवित्र कार्य है और स्वयं जनता द्वारा उसको पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित तिलक के 4 प्रमुख पक्ष थे। उन्होंने कहा, शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए और इसके लिए सस्ती दर पर शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा तथा भारतीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही दी जाए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मविश्वास और स्वाभिमान के भाव उत्पन्न किए जाएं, जो व्यक्ति को देश सेवा के प्रति समर्पित बना सके। शिक्षा के द्वारा ऐसे युवकों को प्रशिक्षित किया जाए जो राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित और संगठित कर सके। इस प्रकार तिलक ये चाहते थे कि हम भारतीयों को, भारतीय युवक युवतियों को भारत की संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति कराएं। साथ ही पश्चिमी साहित्य में जो अच्छे विचार हैं वो भी हमारे जो भारत के लोग हैं, भारत की जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, उनको पता लगे, ताकि हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धतियों से रूबरू हो सके, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। और उनका कहना ये था कि जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति के माध्यम से जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें विचारों का संचार होता है और जब उसमें विचारों का संचार होता है तो वो देश के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली और पाठ्यक्रम के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था उसको निम्न प्रकार हम प्रस्तुत कर सकते हैं। उनका कहना ये था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तिलक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को उचित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि बालकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे आराम से शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। उनका कहना ये था कि अंग्रेजी भाषा शिक्षा के पाठ्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित होनी चाहिए, लेकिन माध्यम के रूप में अंग्रेजी विषय नहीं होना, माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को नहीं लादना होगा।
उनका कहना ये था कि हम जो भारतीय हैं उनको उनकी अपनी भाषा में ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक राष्ट्रभाषा तथा लिपि की एकरूपता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधताएं बहुत है, लेकिन एक ऐसी संपर्क भाषा होनी चाहिए जिसमें सभी भारतीय परस्पर संवाद कर सके, और अंग्रेजी जो थी वो भारतीयों की संपर्क भाषा नहीं बन सकती थी। इसीलिए उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाकर एक समान संपर्क भाषा को के रूप में प्रस्तुत किया, और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा पर जो निर्भरता थी उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता का भावनात्मक महत्व भी था और व्यवहारात्मक महत्व भी था। भावनात्मक दृष्टि से राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भारतीयों की एकता और स्वाभिमान की अनुभूति का माध्यम थी, और व्यवहारिक दृष्टि से वह भारतीयों के मध्य संवाद का सहज माध्यम बन सकती थी। इसके साथ ही भारत में अलग अलग लिपियां भी विद्यमान थी, जिसके कारण लोगों को एक दूसरी भाषाओं को समझना बहुत मुश्किल होता था। तिलक ने इन समस्याओं के समाधान के लिए देवनागरी लिपि को सभी भारतीय भाषाओं को की एक समान लिपि के रूप में स्वीकार किया जाना उचित माना। तकनीकी शिक्षा पर बल देते हुए तिलक ने कहा कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे देश में औद्योगिकरण को बढ़ाया जा सके। धार्मिक शिक्षा को भी तिलक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से तिलक भारतीयों में नैतिक भावना और संस्कृति के प्रति प्रेम का विकास करना चाहते थे। उनका कहना ये था कि शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्य तत्वों में के ज्ञान और सूचनाओं की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के चरित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसीलिए व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने के लिए उन्हें धर्म की शिक्षा दिया जाना भी ज़रूरी है। राजनीतिक शिक्षा की बात करते हुए तिलक ने कहा कि देश के युवकों को देश की उन्नति और स्वाधीनता के आंदोलन में समर्पित होने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और इसके लिए राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग होना चाहिए। राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से वे छात्रों को देश के तत्कालीन दुरावस्था के कारणों के ज्ञान तथा उनके निवारण के लिए विदेशी शासन के उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति चेतना विकसित करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक जन जागरण का संदेश पूरे देश में प्रसारित कर सकेंगे। तिलक का हिंसक साधनों में विश्वास था। वे उदारवादियों द्वारा जो साधन अपनाए जा रहे थे, अनुनय